मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी ओ मेरी नैना। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। आसमान की नीली धरती पर क्या चांद की कोई प्रेमिका होगी, या तारों के झुरमुट कोई प्रणय गीत गाते होंगे? क्या उस दुनिया में प्रेम उतना ही सहज होता होगा जितना कि इस धरती पर मेरे और नैना के बीच हुआ? नैना, ये जो मेरे सामने पलंग पर पांव समेटे लड़की बैठी है, वो मुझे इसकी तिलिस्मी आंखें बेहद पसंद हैं। लंबे बालों में उंगलियां उलझाना, उसकी ठोड़ी के डिंपल पर अंगूठा फेरना मुझे अच्छा लगता है, और जब वो तिरछे होठों से मुझे पुकारती है तो दिल रेशे सा उड़ता है। नील, कहाँ गुम हो? उसने पुकारा। तुम में गायब हूं नैना, मैंने कहा तो वो हंस दी। मैं उसके घर में उसके कमरे की गुलाबी दीवार पर टेक लगाकर बैठ गया। सामने खिड़की पर सफेद पर्दों से बारीक चांद झांक रहा था। इक्का दुक्का तारे आंखें मिचमिचा रहे थे। नैना ने सरक कर मेरे कंधे पर सर टिका दिया। मुझे उसका टॉप्स चुभा, मैं कसमसाया। वो उठते हुए बोली, कंधे में दर्द उठा क्या? मैंने मना किया तो उसने कहा, थेरेपी करके ठीक रखो कंधे, मैं जिंदगी भर यहीं लद के रहूंगी। मुझे हंसी आ गई। नैना फिजियोथेरेपिस्ट थी और उसकी हर बात घूम फिर कर फिटनेस पे ही पहुंचती थी। मैंने मजाक में पूछा, मेरे दिल के लिए कोई थेरेपी वेरेपी है क्या? तो वो बोलती, दिल तो स्ट्रांग है तुम्हारा। हाँ, शायद सच में मजबूत था मेरा दिल, जो अंजलि के रहते हुए भी नैना के संग था। अंजलि मेरी पत्नी साल भर से वर्जीनिया में थी, कंपनी के किसी 2.5 साल लंबे प्रोजेक्ट पर। अगर वो वहां नहीं होती तो शायद मेरा और नैना का किस्सा ही न बनता। 4 साल पहले नैना नौकरी के लिए दिल्ली आई थी। 3 महीने मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रही, फिर हॉस्पिटल में नौकरी लगी तो कहीं फ्लैट में चली गई। उसके बाद हमारी बातचीत नहीं हुई। वो तो 1.25 साल पहले जब मुझे शोल्डर लॉक होने की दिक्कत हुई तो अंजलि ने थेरेपी के लिए नैना से बात की। अच्छी थेरेपिस्ट थी नैना और मैं लापरवाह पेशेंट। जरा ठीक होता तो जाना छोड़ देता, फिर तकलीफ बढ़ती तो भागता उसके पास। हाँ, लेकिन अंजलि के जाने के बाद मैं रेगुलर हो गया था। घर में रहने का जी नहीं करता था, इसलिए रात किसी कैद सी काटता और फिर सुबह से बाहर। ऑफिस के बाद यहां वहां बैरागी सा घूमता। न खाने की फिक्र रहती, न कपड़ों की सुध। आप ठीक तो है ना? नैना अक्सर पूछती। फिर मेरी किसी नब्ज ने उससे चुगली की और वो मेरा ख्याल रखने लगी। डिनर पर रोक लेती, छुट्टी वाले दिन घुमाती और रात में खाली सड़कों पर मेरे संग टहलती। वो शायद बंगाली मार्केट वाली सड़क थी जिसके बाएं मोड़ पर नीम के पेड़ के नीचे एक रोज उसने कहा था, तुम मुझे अच्छे लगते हो नील। और खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करता मैं कोई 2 हफ्तों बाद कह बैठा था, तुम भी अच्छी लगती हो नैना। लेकिन मैं उसने मेरे होठों पर उंगलियां रखी थीं। रात हो गई, चलता हूं। पैंट की जेब से पलंग पर गिरे सिक्के समेटकर मैंने कहा। वो मेरा बिखरा सामान बटोरते हुए बोली, वैसे भी 15-20 मिनट रुक सकते थे तुम। मैंने कुछ नहीं कहा। कमीज की मुड़ी बाह खोली, बिखरे बालों को एकसार करके जूते पहनने लगा। कुछ मिनट बाद ही सही मुझे जाना ही पड़ता वापस अपने घर। मैं जब भी नैना से मिलकर आता हूँ पूरा नहीं आ पाता। वो बड़ी चालाकी से जरा सा रोक लेती है अपने पास, या जाने मैं ही इस अकेलेपन से घबरा कर थोड़ा खुद को छोड़ आता हूँ। रात चांद का माथा चूम रही थी। ठंडी हवा का कोई झोंका तैरता तो आसमान में बादल के टुकड़े यहाँ वहाँ डोल जाते। बैल्कनी की ओर खुले दरवाजे पर कुर्सी लगाए बैठा मैं यही सब देख रहा था। वैसे वक्त अंजलि की वीडियो कॉल का होता था, लेकिन आज उसका मैसेज आया, बात नहीं हो पाएगी आज, टाइट शेड्यूल है। अब तो आदत हो गई थी मुझे अंजलि के यूं बिजी रहने की। पहले भी कई दफ़ा उसने ऐसे किया था और हर बार मैंने उसके हिस्से का वक्त नैना को दे दिया। मिस यू नैना। अभी मैसेज भेजकर मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि तभी सूरज का मैसेज आया। हाय नील, कल तू फ्री है क्या? सूरज मेरा दोस्त एकदम परिवार जैसा था।
अंजलि के वर्जीनिया जाने के बाद काफ़ी दिन उसने मुझे वक्त दिया, संभाला, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी बिजी हो गया। हाँ, कभी कभी शाम को दफ्तर चला आता था, किसी सुबह नैना के क्लिनिक आ धमकता, ये देखने की मैं थेरेपी ले रहा हूं ना। फिर कभी हम तीनों सुबह का नाश्ता संग करते और किसी रात डिनर पर मैं नैना के साथ उसे भी बुला लेता। आर यू देयर? उसका फिर मैसेज आया। मैंने फौरन जवाब भेजा, हाँ कल फ्री हूं, शाम को मिलते हैं। शाम को ऑफिस के पास वाली टी शॉप में हम मिले। काफ़ी भीड़ थी। मेज़ पर हमारे सामने 2 कॉफ़ी कप रखे थे। सामने बैठा सूरज उसमें शक्कर मिला रहा था और मैं झाग पर बने स्माइली की मुस्कान लंबी करने में मसरूफ। तू पूछेगा नहीं कि मैंने मिलने के लिए क्यों बुलाया? उसने कहा। मैंने चम्मच निकालकर प्लेट में रखा और कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए बोला, तुझे कोई ख़ास बात करनी है, जानता हूँ मैं। क्या बात है, बताना। वो ज़रा सा मुस्कुराया तो उसकी छोटी सी आंखें मुंद गईं। कलाई में बंधी घड़ी के डायल पर उंगलियां फेरता हुआ बोला, तेरी थेरेपी कैसी चल रही है? बढ़िया, अब तो कंधा काफ़ी खुल गया यार। मैंने कंधा आगे पीछे घुमाते हुए कहा। नैना से ही थेरेपी ले रहा है ना? उसने पूछा तो मैंने सर हिला दिया। अच्छी लड़की है, नेचर भी बढ़िया है, करियर को लेके कितनी फोकस्ड है ना। कहते हुए वो कुछ देर तक नैना की बातें करता रहा। मुझे बेचैनी होने लगी। पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी, फिर आज ये नैना राग क्यों? कहीं से हमारे बारे में कुछ। नैना को छोड़ यार, मैंने फौरन टोका। तू अपना बताना, क्या बात करनी थी? वही बात कर रहा हूँ। गहरी सांस लेकर उसने दोनों हथेलियां बांधी और मेज पर कोहनी टिकाकर मेरी ओर जरा झुकते हुए बोला, अच्छी लगती हो मुझे, उतनी अच्छी जितनी तुझे अंजलि लगती है। ये सुनते ही मेरी उंगलियां कप से टकराईं और कॉफी पोरों पर छलक गई। तू प्लीज मेरे बारे में बात करना, उसका मन तो होना ना, वो कह रहा था और मैं हाँ हूं के बीच उलझा उंगलियों की उस जलन को सीने में महसूस करता रहा देर तलक। सूरज के कहे नाजुक शब्द रात भर मेरे सीने में गड़ते रहे, जैसे रेशमी दुशाले पर कोई जंगली बीज चिपका चुभ रहा हो। अगली शाम मैं वही चुभन लिए हौस खास की एक मेहराब में नैना के साथ बैठा था। सामने बड़ी सी हरे पानी वाली हौज थी, किनारे लगे बबूल के पेड़ों की कतारें और उनमें डूबता आफताब यूं लग रहा था जैसे कोई अंगारा डूब रहा हो। वो अंगारा शायद मैं था, वो तपिश मेरे सीने में भी थी। शांत लावा जैसे दिखते पानी में तभी एक कौवा चोंच मारकर गुजरा तो बीसियों लहरों का भंवर बन गया। मेरा दिल हुआ कि उसी भंवर में बीती शाम फेंक दूं, भूल जाऊं कि सूरज नैना को प्यार करता है। यह हौज मुझसे ज्यादा प्यारी है क्या? नैना ने टोका तो मैं झेंप गया। नहीं, वो बस कुछ सोच रहा था। पथरीली जमीन की दरारें टोहते हुए मैंने कहा, अंजलि के बारे में? उसने पूछा। मैंने ना में गर्दन हिला दी। ऑफिस की टेंशन, घर की कोई बात? वो ढेरों ऑप्शन पूछने लगी। वो कभी उस बात तक नहीं पहुंच पाएगी जो मेरे मन में थी। मैं भी कहाँ बूझ पाया था सूरज का मन। ये नहीं जान पाया कि उसको नैना कब अच्छी लगी, उसकी कौन सी बात भा गई। कहीं वो तिलिस्मी आंखें तो नहीं जो मुझे भी पसंद थीं। और ये सब अचानक हुआ होगा या हो रहा होगा धीमे धीमे। मैं कमरे में अंधेरा किए लेटा था कि नींद आ जाए। मैं लगातार सूरज के बारे में ना सोचूं, लेकिन नींद जैसे बैर ठाने बैठी थी। आई ही नहीं कमबख्त। मैंने टीवी का वो हरा बल्ब देखकर आंखें थकाईं, दीवार पर पड़ी खिड़की की परछाई गिनकर दिमाग थकाया, पलंग पर एड़ियां रगड़ी, खुद को चूर किया, लेकिन न सुकून मिला न नींद। बहुत देर से बार बार मेरे सराहने रखे मोबाइल की लाइट जल रही थी। स्क्रीन पर सूरज के मैसेज के नोटिफिकेशन चले आ रहे थे। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मोबाइल उठा लिया। मैसेज बॉक्स में चला गया। उसने सिर्फ नैना की बातें लिखी थीं। मैं उन्हें पढ़ रहा था कि एक और मैसेज आया। नैना नाम कितना सूट करता है ना उसे। मैंने मोबाइल रख दिया, लेकिन वो शब्द मेरी आंखों से चिपके रहे। अब गुस्सा आ रहा था मुझे। वो नैना के लिए कैसे सोच सकता था ऐसा? वो दोस्त नहीं थे, उनके बीच मामूली जान पहचान थी, वो भी मेरी वजह से। और सूरज ये सब। तभी एक और नोटिफिकेशन आया। लिखा था, थैंक यू दोस्त,
ये शब्द मेरे गुस्से पर किसी गहरी ठंडी बूंद सा टपका। मैं शांत होने लगा। उस रोज के बाद सूरज अक्सर मैसेज या कॉल करता और उसकी ज्यादातर बातें नैना की होती कि अगर उसने हाँ कर दी तो वो क्या क्या करेगा। वो कहता, सबसे पहले माँ पापा को बताऊंगा, अनाउंस कर दूंगा कि आई एम कमिटेड, कह के जोर से हंसता। उसके नाम का टैटू बनवाऊंगा, उसे पसंद है ना टैटू, पूछकर मुझे कोई डिजाइन समझाने लगता। मैं भागता था उसकी बातों से, लेकिन धीरे धीरे न जाने कब उस गली पहुंच गया जहां एक सवाल मेरे सामने खड़ा था। सवाल कि नैना तो मेरे साथ थी ना, मेरे प्यार में, फिर अब तक मैंने उसके लिए क्या किया। माना प्यार में बही खाते नहीं होते, लेकिन मन का हिसाब तो होता होगा ना। इतवार की दोपहर थी। बंगला साहब गुरुद्वारे में सरोवर के पास सीढ़ियों पर बैठा मैं आधे हाथ दूर बैठी नैना से यही हिसाबी सवाल पूछ चुका था। वो झपझपाती आंखों से सरोवर में उछलती, दाने लपकती मछलियों को देख रही थी। कभी हवा चलती तो उसके सर पर ढका दुपट्टा हौले से उड़ जाता। नैना बताओ ना। मैंने टोका तो वो मेरी बात अनसुनी करते हुए बोली, वो सुनहरी मछली कितनी प्यारी लग रही है ना, उसे देखना बड़ा सुकून दे रहा है। यही देते हो तुम, सुकून, प्यार, इससे ज्यादा और कोई क्या दे सकता है। मैंने पांव अगली सीढ़ी पर टिकाते हुए कहा, कौन जाने नैना, क्या पता कोई दे सके इससे ज्यादा। प्यार में देना नहीं आता मुझे, या सच कहूं तो मैं कुछ नहीं दे सकता नैना को सिवाय चंद लम्हों के। और आजकल तो वो भी नहीं दिए जाते थे। हमारे बीच बार बार सूरज का ख्याल आकर बैठ जाता। मैंने नैना से मिलना रोक दिया था। कभी वो पूछती तो बिजी हूं कहकर टाल देता। कॉल पर हाँ हूं जैसी बातों से काम चला लेता। आज सुबह उसने मैसेज करके पूछा था, डिनर साथ करें, 500 पेशेंट पूरे किए, आई वांट टू सेलिब्रेट विद यू। कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में थे हम। खाने की मिली जुली महक घुमड़ रही थी। भीड़ के शोर में पुराना फिल्मी गीत साफ सुनाई दे रहा था। टेबल के उस पार मेरे सामने बैठी नैना मेन्यू देख रही थी। आज बिंदी लगाकर आई थी वो, और आंखों में जरा मोटा काजल। ऑर्डर करते हैं कहते हुए उसने वेटर को आवाज लगाई कि तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आ गया। सूरज था। किस लड़की के साथ है नील? कॉल रिसीव होते ही उसने कहा। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर पूछा, तू यहाँ है? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त भी वहाँ है, उसी ने बताया। वो बोला तो मैंने नैना के 500 पेशेंट और ट्रीट वाली बात बता दी। मैं भी आ जाऊं? उसने पूछा और मैं मना नहीं कर सका। क्या कहता कि ये मेरा और नैना का पर्सनल स्पेस है, वो मेरी प्रेमिका है, ये ट्रीट सिर्फ मेरे लिए है, तुम दूर रहो उससे। मैं नहीं कह सकता था इसमें से कुछ भी, बल्कि सूरज के आने पर मैं नैना से दूर हो गया। वो आया, नैना को गणपति के छोटे से गिफ्ट के साथ ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। हम रेस्टोरेंट से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहे थे। नैना मुझसे 4 कदम आगे चल रही थी। नाराज थी कि मैंने क्यों बुला लिया सूरज को। यार उसने खुद कहा तो मैं मना करता क्या? मैंने इस दफा झल्ला कर कहा, हाँ कर देते, कह देते कि मैं मेरी नैना के साथ हूं। कहते हुए वो रुकी। मैं उसके करीब पहुंच गया। उसने झुककर मेरी हथेलियां थामी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, उस सूरज के साथ नहीं। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, वो तुम्हें पसंद करता है। व्हाट नील? वो लगभग चीखी। मैं जानता था उसका रिएक्शन। मैंने फिर कहा, उसने खुद बताया मुझे, कहा कि तुमसे बात करूं। ये सुनते ही उसने उंगलियां ढीली की, मेरी हथेली छोड़ी और चल दी। मैं वहीं खड़ा हमारे बीच का बढ़ता फासला देखता रह गया। वो बढ़ता फासला मेरी आंखों में अटका था। घर जाकर मैं भीतर नहीं गया। मेन गेट के बाहर सीढ़ियों पर बैठा गली देखता रहा। जमीन हल्की भीगी थी, शायद यहां फुहारें पड़ी होंगी। शाखों से छूटे पत्ते हवा में उड़ रहे थे। एक झोंका इधर को मुड़ा तो एक मुरझाया पत्ता मेरे पांव से जा चिपका। एकदम मेरे जैसा उदास, हारा हुआ। मैंने उसे उंगली से उठाया और वापस हवा में छोड़ दिया। दुनिया में सबकी अपनी जगह होती है,
हर जीव की, निर्जीव की, मेरी भी होगी, नैना, सूरज और अंजलि की भी। फिलहाल शायद हम सब रास्ते में थे, अपनी सही जगह पर पहुंचने के सफर में। मैंने जेब से मोबाइल निकालकर नैना को मैसेज किया, मिलना है तुमसे नैना, बात करनी है। उसने मैसेज पढ़ा फौरन, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगली शाम उसका जवाब आने के बाद से मैं कार में बैठा इंतजार कर रहा था। शीशे चढ़े हुए थे। स्टीयरिंग को नैना मानकर मैं वो सारी बातें कह रहा था जो मुझे उससे कहनी थी। मैं अपनी बात कहता और फिर नैना की तरफ से सवाल भी पूछ लेता। मैं ये प्रैक्टिस कर ही रहा था कि विंडो पर किसी ने नॉक किया। नैना थी, उदास सूजी आंखें, बेमेल कपड़े, उलझे बंधे बाल। ये नैना पहली दफा देखी थी मैंने। वो आगे बढ़ी और मैं उतरकर उसके पीछे चल दिया। उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर चाबी खूंटी पर लटका दी। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर नहीं आओगे? उसने पूछा तो मैं भीतर चला आया। वो हाथ बांधे खड़ी मुझे देख रही थी और मैं उसकी आंखों में शिकायत का पिघलना। तुमने सुन कैसे ली उसकी बात और मुझसे कहा भी कैसे? पूछते हुए उसके होंठ कपकपाए। मैंने जेब में हाथ डालकर सिर झुकाते हुए कहा, मैंने तुमसे इसलिए कहा कि ताकि खुश हो जाऊं। उसने मेरी बात काटी। समझदारी से काम लो नैना, कहते हुए मैं उसके पास आया, हाथ उसके कंधों पर रख लिए। मैं कब तक हूं तुम्हारे पास? अंजलि वापस आ जाएगी तब कैसे रहोगी तुम? अभी 1.5 साल है नील, वो तड़प कर बोली तो मेरी हथेलियां उसके कंधों पर कस गईं। उसके बाद सोचा है कभी? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, प्यार वो दे सकते हो ना? कपकपाई आवाज में उसने पूछा। सूरज दोस्त है तुम्हारा, मुझे उसके साथ देख पाओगे? वो जब मेरी कलाई थामेगा तब, वो हक से मुझे गले लगाएगा तब, और दोस्त होने के नाते कोई लम्हा शेयर किया तब। उसके सवाल जायज थे और मैं कौन होता था ये फैसला करने वाला कि वो किससे प्यार करे किससे ना करे। हम जिसे प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ सोचना भी कयामत जैसा होता है। और फिर सूरज तो मेरा दोस्त था, मैं कैसे नजरअंदाज करता? बोलो नील, उसने पूछा। मैं उससे दूर चला गया, हथेलियों में भविष्य तलाशते हुए कहा, तब का मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि जब जब तुम्हें अकेले देखूंगा तो खुद को कोसूंगा। तुम्हारे अकेले रह जाने का बोझ जिंदगी भर रहेगा नैना। तुम ये गिल्ट देना चाहती हो मुझे? बोलो। मैंने पूछा तो वो चिहुकी। उसके सूखे होठों से एक कमजोर सिसकी छूट गई। मुझे देखते हुए उसने खुद को संभाला, होंठ भींचते हुए बोली, मुझे वक्त चाहिए नील। नैना अगर वक्त नहीं मांगती तो ये 2 दिन पहाड़ों से ना कटे होते। बीते 2 रोज से हमारी बात नहीं हुई थी। उसने कोई कॉल कोई मैसेज नहीं किया। सुबह के 11 बज रहे थे। मैं रसोई में चाय बना रहा था। आज तबीयत का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। उबलती चाय में फूंक मारकर मैंने गैस नॉब घुमाई के डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला, सूरज था। आज ऑफिस क्यों नहीं गया? मैं वहीं से आ रहा हूँ, कहते हुए वो भीतर आया। ये तेरी डाक पड़ी थी बाहर, उसने एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन मैं समझ गया वो नैना थी। एन अक्षर को ज़रा घुमा कर लिखती थी। मैंने लिफाफा यूं कसा जैसे नैना की कागजी हथेली हो। मैं आता हूँ, तू बैठ 2 मिनट। उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं भीतर चला आया। हाथ कांप रहे थे। मैंने वो खत निकाला। मेरे प्यारे नील, सबसे ऊपर ये 3 शब्द चमक रहे थे। मैंने अंगूठा फिराया। मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत देर सोचती रही कि क्या करूं, कौन सा जवाब दूं तुम्हें। तुम कहते हो कि मुझको जिंदगी में कुछ नहीं दे पाओगे। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा? अंजलि का कोई हक छीना? हाँ, वो अभी यहां नहीं थी तो तुम पूरे मेरे थे। वो आ जाती तब थोड़े से ही सही मेरे रहते ना, मैं रह लेती यूं ही। लेकिन उस दिन जो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे गिल्ट की वजह बन रही हूं, वो तुमसे किए प्रेम में मिली सबसे गहरी चोट थी। तुम्हारा गिल्ट कम करने के लिए मैं जा रही हूं नील, तुमसे दूर। मुंबई के एक हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। जाने से पहले मिलना चाहती थी, फिर सोचा कि उसके बाद ना जा पाई तो। तुम अपना ख्याल रखना।
अंजलि के आने में वक्त है, कमजोर मत पड़ना। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारा ख्याल रखने को। तुम्हारी नैना। मेरे हलक में दरिया बहने लगा। एक आंसू टप से ठीक उसके नाम पर गिर पड़ा। जहन में बार बार वो जाती हुई नैना आ रही थी। मैं रोना चाहता था, कहना चाहता था कि ये चीटिंग है। तुम्हें सूरज के पास जाना था, यूं अकेले क्यों भागी? नील कहाँ रह गया भाई? बाहर से सूरज की आवाज आई। मैंने वो खत फटाफट तकिए के नीचे दबाया और सीधे रसोई में चला आया। अभी उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं थी मेरी। तू नैना से मिला? उसने वहीं से पूछा। मैंने मना कर दिया। कोई बात हुई उससे? तूने कहा कुछ? मतलब पूछा? मैं समझ रहा था उसकी बेचैनी, उसकी तड़प। प्यार में पड़े लोग उसकी नब्ज पहचानते हैं। मैं भी समझता था उसे। मैंने चाय कप में उड़ेली और बाहर आते हुए कहा, 2-3 रोज पहले बात हुई थी। उसने मुंबई शिफ्ट होने की बात बताई थी। मुंबई? क्यों? उसने डर कर पूछा। जवाब मेरे गले में अटक गया। मैंने कंधे उचका दिए। उसने सर झुका लिया। कप उसके सामने मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सुन, तू क्यों नहीं ट्रांसफर ले लेता मुंबई? उससे मिलना, फिर खुद ही कहना ना कि वो अच्छी लड़की है। मैं प्रे करूंगा कि तुझे हाँ कह दे। मैंने सारी हिम्मत बटोर कर कहा। वो खुश हो गया, सपने बुनने लगा और मैंने दुआएं शुरू कर दी कि मेरी नैना कभी भी अकेली ना रहे। बस इतनी सी थी ये कहानी।